जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक इन्वायरमेंट का दोबारा देखने जा रहे हैं और ये है आपको जो बात कर रहा है यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट की मैकेनिज्म तो बात की गई है, उसके बारे में बात करना हमें। और हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है, वाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ क्रिटिसाइज्ड द यूरोपियन यूनियंस इनिशिएटिव्स सच एज द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट। मतलब है कि बॉर्डर पर आने से पहले कार्बन एमिशन को एडजस्टमेंट की बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने क्रिटिसाइज़ किया है यूरोपियन यूनियन के इस इनिशिएटिव को सच एज द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट। अर्थात कहीं ना कहीं जो कंट्री कार्बन का एमिशन ज़्यादा कर रहा है और यूरोप में उसका प्रोडक्ट जाएगा तो उसके लिए उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। यही एक इसका इम्पॉर्टेंट बात हो सकता है। तो द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट mechanism CBM and deforestation rules labeling them as unilateral and arbitrary measures। और इसको सीतारमन ने कहा कि एक तरफा है और अपनी इच्छा से बनाया गया ये मापदंड है, मेजर्स हैं। न्यू समरी, और न्यू समरी के अंतर्गत देखा जाए द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट mechanism is a policy initiative introduced by the यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में आप जानते हैं 27 कंट्रीज़ है वहाँ के, तो यूरोपियन यूनियन उसमें है। एंड ये किसके द्वारा किया गया? यूरोपियन यूनियन के द्वारा है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एम्ड एट मिटिगेटिंग कार्बन एमिशन बाय इम्पोजिंग अ कार्बन प्राइस ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम द नेशंस विद लेस स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट रेगुलेशन। तो जिस कंट्री में कार्बन एमिशन को कड़े कानून नहीं बनाए गए, वहाँ से यदि कोई सामान जो है यूरोप में जाकर एक्सपोर्ट हो रहा है और वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा देंगे और वो चार्ज होगा बस कार्बन बॉर्डर पर आपको एक्स्ट्रा इंपोर्ट प्राइस, कार्बन प्राइस आपको देना पड़ेगा। दैट आपको एक्स्ट्रा कार्बन प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। यस सर। तो ये इस चीज़ के लिए सीतारमन गलत कर रहे हैं कि आपका ये जो है यूनिलैटरल डिसीजन है और एक आर्बिट्री मेजर्स है आपके तरफ से। दिस मैकेनिज्म एंश्योर्स दैट इंपोर्टेड गुड्स इनकर सिमिलर कार्बन कॉस्ट एज दोज प्रोड्यूस्ड विद इन द यूरोपियन यूनियन फॉस्टरिंग फेयर कंपटीशन। मतलब है कि आपको बोला जाए कि द मैकेनिज्म एंश्योर दैट द इंपोर्टेड गुड्स इनकर सिमिलर कार्बन कॉस्ट, उसको एक ही जैसा कार्बन कॉस्ट लगेगा एज दोज प्रोड्यूस विद इन द यूरोपियन यूनियन। और जितने भी यूरोपियन यूनियन के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा और कोई उसको इंपोर्ट करेगा तो उस पर जो है वैसा ही लगेगा, एक जैसा। फॉस्टरिंग फेयर कंपटीशन, यहाँ पे तो दिखा रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्री हैं उनके बीच में कार्बन का प्राइस वैसा ही रहेगा, सेम रहेगा। चाहे जो ज़्यादा कुछ ज़्यादा कर रहा हो कार्बन एमिशन, उसके पास स्ट्रिंजेंट रूल नहीं है और किसी के पास स्ट्रिंजेंट रूल है, तो जिसके पास स्ट्रिंजेंट रूल नहीं है वो भी सेम ही पे करेगा। इसका मतलब है आप तो अपने यूरोपियन यूनियन के अंदर में ये फेयर गेम खेल रहे हो। एंड इनकरेजिंग ग्लोबल एफर्ट्स टुवर्ड्स डीकार्बनाइजेशन, और विश्व के दूसरे देशों में भी आप बोल रहे हैं कि आप डीकार्बनाइजेशन करें। अब देखते हैं कि की फीचर्स ऑफ CBAM क्या है। की फीचर्स क्या है? ऑब्जेक्टिव देखा जाए, द प्राइमरी गोल ऑफ CBAM is to prevent carbon leakage which occurs when companies relocate production to countries with more lenient carbon regulation to evade strict European climate policies। इसका मतलब है कि कार्बन लीकेज, if you see what is कार्बन लीकेज, तो सपोज करो कि ये आपकी कंट्री है, ये यूरोप है, इट इज़ व्हाट यूरोप, और ये आपका इधर जो कंट्री है इंडिया, एंड इट इज़ व्हाट, इट इज़ इंडिया एंड चाइना। यहाँ पर इट इज़ इंडिया एंड चाइना, यहाँ पे जो रूल्स हैं लेस स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे क्या है कि कार्बन एमिशन को लेकर लेस स्ट्रिक्ट है, और यूरोप में क्या है, कार्बन एमिशन को लेकर स्ट्रिक्ट रूल है। मान लीजिए स्ट्रिक्ट रूल है एंड USA में। और तो यहाँ से जो कार्बन एमिशन हो रहा है तो वो स्ट्रिक्ट रूल के अनुसार से हो रहा है, तो यहाँ की कंपनी मूव करके यहाँ पे आ जा रही है इंडिया और चाइना में।
तो इसका मतलब है कि इंडिया और चाइना में आ रही, चलो इंडिया और चाइना के लिए तो ठीक है, लेकिन आपके स्ट्रिक्ट रूल की वजह से तो कार्बन एमिशन मूव कर रहा है फ्रॉम द स्ट्रिक्ट रूल कंट्री टू द लेस स्ट्रिक्ट रूल कंट्री की ओर। अब कार्बन एमिशन इस ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपका ग्लोबल लेवल पे पॉल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका तो पॉल्यूशन बढ़ाना ही बढ़ाना है। यदि आप अपने यहाँ ही उस कंपनी को रखें और उसको बोलें कि तुम कम पॉल्यूशन करो, उसको बाहर नहीं जाने दो, तो यूरोप और यूएसए तो बोल रहे हैं कि बाहर जाओ भाई। यूरोप और यूएसए बोल रहे हैं, इनके नियम में ये दिख रहा है आपका कि आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट के साथ कि आप कार्बन एमिशन ना करें, लेकिन कंपनीज को भी आप बाहर जाने क्यों दे रहे हैं? तो ये तो कार्बन लीकेज हो जा रहा है। इसका मतलब है कि कार्बन और भी एमिशन होगा कि ये यहाँ वाली कंपनियां यदि आएंगी जो कार्बन एमिशन ज़्यादा करते हो, यहाँ आकर इंडिया चाइना में और ज़्यादा करेंगे, तो इसको कार्बन लीकेज कहेंगे। द प्राइमरी गोल ऑफ सीबीएम इज टू प्रिवेंट कार्बन लीकेज, इस कार्बन लीकेज को प्रिवेंट करना है, विच अकर्स व्हेन कंपनीज रीलोकेट प्रोडक्शन टू कंट्रीज विद मोर lenient carbon regulation to evade strict European Union climate policies. It aligns with the European Union climate objectives, particularly the European Green Deal, which aims for the net zero emission by 2050. यहाँ पर आपकी यहाँ कंट्री को यहाँ पे यदि आ रहे हैं कार्बन एमिशन का, तो इसको आप कार्बन लीकेज कह दे रहे हैं, और इंडिया और चाइना में जाकर कार्बन एमिशन ज़्यादा करेंगे और ये कार्बन लीकेज होगा, और इस कारण से आप बोल रहे हैं कि ये लीकेज है, इसको मुझे रोक देना है। तो इसका मतलब है कि अब इंडिया और चाइना में यूरोप और यूएसए से कंपनी नहीं आएंगी, तो ये कंट्री नहीं आगे बढ़ेंगी। चलो कोई बात नहीं, ना भेजो, तुम्हारा ज़रूरत तो भारत में आकर, ये चाइना में आकर आपको मार्केट तो मिलेगा ही, तो ये भी अपने रूल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि ऑब्जेक्टिव इसका एक की फीचर सीबीएम का ये जो है क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कि प्राइमरी गोल ऑफ सीबीएम इज टू प्रिवेंट कार्बन लीकेज को रोकना है। और ये कब होता है? विच अकर्स व्हेन कंपनीज रीलोकेट प्रोडक्शन टू कंट्रीज विद मोर lenient कार्बन रेगुलेशन। तो उस जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल नहीं है वहाँ पे जाकर वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे रेगुलेशन नहीं है ज़्यादा, जिससे कि वो इवेड कर सके, अपने आप को बचा सके स्ट्रिक्ट यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट पॉलिसीज़ को। और यही यूरोपियन यूनियन अपना क्या करना चाह रहा है? रोकना चाह रहा है। इट अलाइंस विद द यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स। ये जो है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आता है। पार्टिकुलरली द यूरोपियन ग्रीन डील किया गया था, जिसमें कि बोला गया था कि 2050 तक वो नेट जीरो एमिशन कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब है कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन जीरो कर देना, मतलब कि एमिशन जितना करेंगे उतना ही नेट जीरो का मतलब होता है जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड का फैक्ट्रियों के द्वारा एमिशन कर रहे हैं उतना ही आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसको नेट जीरो कहा जाता है। वहाँ पे 2050 तक यूरोपियन ग्रीन डील के अनुसार से जीरो हो जाना चाहिए। अब देखा जाए इसका स्कोप, देखा जाए व्हाट इज द स्कोप इनिशियली सीबीएम टारगेट सेक्टर दैट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू कार्बन एमिशन के लिए जो कर रहे हैं उन सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है, इंक्लूडिंग सीमेंट, स्टील, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन। तो ये जो सेक्टर हैं, जो सीमेंट हो, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो, एल्युमिनियम इंडस्ट्री हो, फर्टिलाइजर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पैदा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड से, और कार्बन कोल से होगा, तो कोल से आपको जलाएंगे तो कार्बन एमिशन तो होगा ही कार्बन डाइऑक्साइड का। फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, ये सब को इसके अंदर में टारगेट किया गया है। द मैकेनिज्म कैलकुलेट्स द एम्बेडेड कार्बन एमिशन इन इम्पोर्टेड गुड्स। तो मान लीजिए कि आपने स्टील प्रोड्यूस किया और इसके वजह से स्टील प्रोड्यूस करने में इतना कोल लगा, तो इसका मतलब है कि स्टील में कार्बन एमिशन छुपा हुआ है, उसने तो चला गया हवा में, लेकिन इसमें छोड़ दिया गया कि स्टील को प्रोडक्शन करने में कोल का ज़्यादा यूज़ हुआ, उसने कार्बन एमिशन। तो वो उसमें बता रहे हैं कि स्टील जो है, अब स्टील यदि भारत का बेचा हुआ, इफ द इंडिया विल एक्सपोर्ट टू यूरोप उसके ऊपर क्या लगाएगा? कार्बन प्राइसिंग लगा देगा। तो यहाँ पर उसकी बात कर रही हैं, तो वो कार्बन एमिशन इसमें इम्बेड हो गया एंड अप्लाइज एन इक्विवेलेंट कार्बन प्राइस। उसके अनुसार से ही वो यदि यूरोप में जाएगा तो उसके ऊपर कार्बन प्राइस लगा देंगे यूरोप वाले, यूरोपियन यूनियन। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन क्या बनाया गया है? 2023 to 2025 a transitional phase where importers will report the carbon emission of their products विदाउट इनकरिंग द एडजस्टमेंट कॉस्ट। यहाँ पे जितने भी यूरोप के जितने भी इस 2023 से 2025 तक का एक फेज को ट्रांजिशनल फेज रखा गया है, जिसमें कहा गया है
कि जितने भी इंपोर्टर्स हैं विल रिपोर्ट द कार्बन एमिशन ऑफ देयर प्रोडक्ट। जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया, चाइना, कहीं से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के इंपोर्टर्स जो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें कितना कार्बन एमिशन है उनके प्रोडक्ट में, विदाउट एनकरिंग एनी एडजस्टमेंट कॉस्ट। कोई भी एडजस्टमेंट ना करें जिस कंट्री से मंगा रहे हैं उस कॉस्ट को, तो आपका कार्बन एमिशन के बारे में आप जानकारी दें 2023 से 2025 के ट्रांजिशन फेज में। फिर उसके बाद बोला गया 2026 ऑनवर्ड क्या होगा, फुल इन्फोर्समेंट, पूरा इन्फोर्समेंट हो जाएगा, वेयर इंपोर्टर्स मस्ट बाय CBAM सर्टिफिकेट। जो इंपोर्ट यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज करेंगे, जो 27 नेशन है, 27 नेशन यूरोपियन यूनियन के, वो मस्ट बाय CBAM सर्टिफिकेट, उनके पास जो होना चाहिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट होगा तो वो इंपोर्ट कर सकते हैं 2026 ऑनवर्ड, कॉरस्पॉन्डिंग टू द एम्बेडेड कार्बन एमिशन ऑफ देयर इंपोर्ट। तो उनको तभी ये CBM का सर्टिफिकेट मिलेगा जब तक वो वहाँ पे जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें आपका कार्बन एमिशन का जो इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट का, उसका कार्बन एमिशन का दस्तावेज आप दे दें, पेपर डॉक्यूमेंट कर दें वहाँ पर, तब आपको सर्टिफिकेट वहाँ के यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के जो इंपोर्टर हैं उनको मिल जाएगा। अब देखें वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ CBM। CBM का मतलब है क्रॉस बॉर्डर, जो आप कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। CBM सर्टिफिकेट्स देखा जाए क्या है, इंपोर्टर्स are obliged to purchase CBM certificates to cover the carbon emission of their imported products। तो CBM सर्टिफिकेट्स को परचेस करना होगा, जो भी वो परचेस कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का, तो उस प्रोडक्ट में से यदि कार्बन एमिशन है उसके अनुसार से उनको अपना उसके लिए परचेस करना होगा और पैसा देना होगा यूरोपियन कंट्री के इंपोर्टर्स को। अलाइनिंग विद द यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, उनको जिस तरीके से ये बताया जाएगा, नियम बताया जाएगा किस किस पर कितना आपको पे करना है, वो आपको वहाँ के इंपोर्टर को पे करना होगा। तो जब वहाँ के इंपोर्टर पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली भारत से जब वो खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली बोलेंगे कि यहाँ मुझे इतना चार्ज पे करना पड़ रहा है, तो आप मुझे क्या करो, इसका कॉस्ट आप मेरे लिए सस्ता करो, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। तो इससे तो लॉस तो भारत का होगा, या चीन से प्रोडक्ट जा रहा है तो चीन को होगा। The cost of these certificates will mirror the European Union internal carbon price, ensuring, तो ये the cost of these certificates will mirror the European Union internal carbon price, ensuring equitable condition for both domestic and foreign producers। जो कॉस्ट ऑफ दिस सर्टिफिकेट्स होगा विल मिरर टू द यूरोपियन इंटरनल कार्बन प्राइस के लिए भी, जो देश यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के अंदर होगा वो भी वहाँ पर भी रहेगा। एंड एंश्योरिंग इक्विटेबल कंडीशन फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोड्यूशन, दोनों कंट्रियों के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक कंट्रीज हो या फॉरेन कंट्रीज हो, सभी के लिए एक कॉस्ट मिरर प्राइस रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ कार्बन एमिशन, द कार्बन फुटप्रिंट, मतलब कि आपको ये दिखता है ना कि आप कार्बन फुटप्रिंट का मतलब एक प्रकार से आप सोचें कि मुझे एक जूता बनाने में, सपोज करो कि एक जूता बनाने में, 1 जूता बनाने में मुझे 1 पेड़ लगा, 1 पेड़ जैसा एनर्जी लगा, 1 पेड़ को काटने जैसा, और इसको 1 पेड़ से जो कोयला बनेगा, मान ली कि ये एक पेड़ अपने जीवन काल में सपोज करो कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है एक पेड़, 1 ट्री एब्जॉर्ब्स 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो एक पेड़, और आपने एक जगह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, कितना हुआ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस किया, तो बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आया जिसमें एक जूता बनाया गया। कितना बनाया गया? मान लीजिए 1 सू। तो 1 सू को जलाने में जितनी इलेक्ट्रिसिटी हुई, उसने जो एमिशन किया 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड। कितना है? इतनी इलेक्ट्रिसिटी जितनी एक जूता बनाने में, सपोज कर रहा हूं मैं, हो सकता है 100 जूते बन जाए, लेकिन हमने कहा कि तो आपको एक जूते का फुटप्रिंट हो जाएगा, मतलब आपने जो इलेक्ट्रिसिटी यूज किया और जूता बनाया, और उसको जब इलेक्ट्रिसिटी जो आया, इतना कोल जलाया आपने, और उस कोल से एक जूते के लिए मान लीजिए कि 10 किलो कोल जलाया, मान 10 किलो तो बहुत कम होता है, लेकिन ज़्यादा कोल जलाया, और उससे 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ। तो एक मैं डाटा ले रहा हूँ, इररेलेवेंट डाटा ले रहा हूँ, कि हमने समझाना चाह रहा हूँ
कि जो इलेक्ट्रिसिटी को जलाने में जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ उसी को एक पेड़ एब्जॉर्ब करता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है इस ऑब्जेक्ट का इतना है। और कोई इसी एक शूज को एक पेड़ का मतलब 100 शूज बना ले रहा है, 100 शूज बना दे रहा है एक पेड़ जैसा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके। तो इसका मतलब है कि एक शूज में लगभग 1/100 1/100 टन का आपको कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगा। तो इसका मतलब है कि इसका फुटप्रिंट बहुत कम है, इसके कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि आपके और अमेरिकन लोगों की कार्बन फुटप्रिंट, यूरोपियन लोगों की कार्बन फुट पर पर्सन पर कैपिटा बहुत ज्यादा है, और वो यहां पर हमारे से ऐसी बातें कर रहे हैं, है ना, अपने नियम ऐसे बना रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कार्बन एमिशन ये समझ में आ गया कि हर प्रोडक्ट का कार्बन एमिशन जो है कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट से ही पता लगाया जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, द कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स इज असेस्ड बेस्ड ऑन देयर डायरेक्ट एमिशन ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के समय में जो एमिशन किया गया था कार्बन का उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसी से पता लगेगा। इफ ए कंट्री ऑलरेडी implements a carbon price, this can be deducted from the CBM obligation to avoid double taxation। यदि कोई कंट्री सपोज करो कि सीबीएम के पॉलिसी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर कद कोई कर रहा है तो उससे एक ही बार लिया जाएगा, बार बार नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाहर वाले को तो देना ही होगा। नेक्स्ट है, वाई डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया फाइंड यूरोपियन यूनियंस डिफॉरेस्टेशन रूल्स डिस्क्रिमिनेटरी। ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों मान रही है, मतलब देखा जा रहा है तो आप सही से नहीं कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, दोनों के बीच में भेदभाव कर रहे हैं। इंडिया ऐसा क्यों कह रहा है? द यूरोपियन यूनियंस डिफॉरेस्टेशन रूल्स, ये जो आपको पेड़ के काटने के लिए मना, मतलब जब जलता है तो आप सोचिए कि पेड़ कितना एब्जॉर्ब कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो पेड़ काटने के अगेंस्ट ये रूल लाया गया है यूरोप में सीबीएम। लेकिन इसको इंडिया गलत कह रहा है। द यूरोपियन यूनियंस डिफॉरेस्टेशन रूल्स एम्ड एट कर्बिंग द इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विद द डिफॉरेस्टेशन। तो कर्ब करना चाह रहा है, रोकना जा रहा है। उसका एम क्या है? ये डिफॉरेस्टेशन रूल का एम एट कर्बिंग द इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। किससे? वो इंपोर्ट प्रोडक्ट का जो इंपोर्ट हो रहा है उसको रोकना चाह रहा है, प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विद द डिफॉरेस्टेशन, जो कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन कहीं किया गया उतना कार्बन एमिशन उससे जोड़कर किया जा रहा है। एंड हैव ड्रॉन criticism from various developing countries, and these nations assert that the rules are discriminatory for several reasons, primarily concerning fairness, trade barriers, and the economic strain of compliance। तो ये जो CBM जो लेकर आया गया है, जिसमें कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लाया गया है यूरोप में, और इसके मैकेनिज्म को देखते हुए वेरियस नेशन इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें आप कहीं ना कहीं फ्री वहाँ की कंपनियों को आप क्या करना चाह रहे हैं कि उसको आप दूसरे से लेंगे तो ज़्यादा पैसे पे लेने पड़ जाएगा, और वहाँ के कंट्रियों को आप इस साइड आने नहीं दे रहे हैं, मतलब भारत के देशों में नहीं आने दे रहे हैं, मतलब एक प्रकार से रोक रहे हैं और वहां पर ही आपको प्रोड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं। एक दबाव दिया जा रहा है कि आप वहीं पे प्रोड्यूस करें। इंक्रीज द कंप्लायंस कॉस्ट, किसी चीज को पालन करने में जो कॉस्ट आता है वो बढ़ जाएगा, अब यही होगा। द यूरोपियन रेगुलेशंस मैंडेट एक्सपोर्टर्स टू प्रोवाइड जियोलोकेशन डाटा एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट commodities such as soy, palm oil, coffee and cocoa are not sourced from the recently deforested areas। अब वहाँ के लिए बात की जा रही है, द यूरोपियन यूनियन अपने रेगुलेशंस की बात कर रहा है वहाँ के लिए। अपने एक्सपोर्टर जो वहाँ के एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड जियो लोकेशन, आप दिखाओ जियो लोकेशन डाटा दिखाओ जहाँ से आप प्रोड्यूस कर रहे हो, एंड डिमॉन्स्ट्रेट दैट कमोडिटी सच एज, जैसे सोयाबीन हो या पाम ऑयल हो या कॉफ़ी हो या कोकोआ पाउडर, आर नॉट सोर्स्ड फ्रॉम रिसेंटली डिफॉरेस्टेड एरिया। मतलब है कि जो डिफॉरेस्टेड एरिया से वहाँ से तो नहीं आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि आप सोया प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोकोआ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पे ट्री काट के किए हो, तो ये नहीं होना चाहिए। वो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के कंट्री के लिए है। स्मॉल स्केल
फार्मर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ्टन लैक, अच्छा नहीं नहीं, यूरोपियन यूनियन के कंट्री के लिए नहीं है, हमारे यहाँ के लिए है। द यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन मैंडेट एक्सपोर्टर्स टू प्रोवाइड, जो भी वर्ल्ड के एक्सपोर्टर्स हैं उनको अपना जियो लोकेशन डाटा दिखाना पड़ेगा, और बहुत जरूरी है डिमॉन्स्ट्रेट दैट कि यदि आप सोया प्रोड्यूस कर रहे हैं, पाम ऑयल, कॉफ़ी, यही मैं सोच रहा था, ये तो ठंड गर्म जगह पे होता है, सोया, पाम ऑयल, कॉफ़ी, कोकोआ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं दिखाएं कहाँ से हुआ है, और वो लोग अपने जीपीएस और ऊपर के अपने सैटेलाइट के इमेज से देख लेंगे कि रिसेंटली डिफॉरेस्टेड हुआ है। यदि रिसेंटली डिफॉरेस्टेड हुआ है तो आपके ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा ये लगा दिया जाएगा स्मॉल स्केल, और इसके वजह से क्या होगा, स्मॉल स्केल फार्मर इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ्टन लैक द नेसेसरी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज टू मीट दीज स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स। और जो डेवलपिंग कंट्री में जो एक्सपोर्टर हैं, इतने ज़्यादा कानूनबाजी, इतना टेक्नोलॉजी, इतने रिसोर्स, इतना एक्सपर्ट के बारे में जानकारी नहीं रहती है। मेकिंग एडरेंस टू दिस रूल्स बोथ कॉस्टली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली बर्डनसम, और ऐसे रूल्स को फॉलो करने की वजह से एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से बर्डनसम हो जाएगा और कॉस्टली भी हो जाएगा प्रोडक्ट, और एक्सपोर्टर के लिए दिक्कत हो जाएगा। दिस कैन रेंडर देयर एक्सपोर्ट्स लेस कम्पिटिटिव इन द यूरोपियन यूनियन मार्केट, और यहाँ से भारत से जब ऐसे प्रोडक्ट जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, यूरोपियन यूनियन मार्केट में वो उसको खरीदेंगे कम, तो ये लेस कम्पिटिटिव हो जाएगा और वहाँ पर ही वहाँ के प्रोडक्ट को यूज़ किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि भारत, मतलब कि दूसरे कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएंगे यूरोप में जाने के बाद, क्योंकि उसके ऊपर वो कार्बन प्राइस बहुत ज़्यादा करेंगे। तो ये ही इसको बोला जा रहा है कि ये जो रूल्स है डिस्क्रिमिनेटरी है, आप अपने यहाँ के लिए नहीं लगा रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन जो कर रहा है, वहाँ पर कोई प्रोडक्शन कर रहा है यूरोपियन यूनियन कंट्री में, तो वहाँ के प्रोडक्शन पे ये नियम नहीं लगा रहे हैं, वहाँ पे कार्बन एमिशन करो भाई, लेकिन जो बाहर के कंट्रीज हैं उनके ऊपर कार्बन प्राइसिंग लगा रहे हैं आप, है ना। वहाँ पे एक इक्विटेबल डाल रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन आप बाहर के लिए लगा रहे हैं। डिसएडवांटेज टू द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, अब देखेंगे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में। मैनी डेवलपिंग नेशंस आर हैवली रिलायंट ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स आइडेंटिफाइड बाय द यूरोपियन यूनियन एज हाई रिस्क फॉर डिफॉरेस्टेशन। तो कई जगह जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो है एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट हो रहा है, और वहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने आइडेंटिफाई किया है कि ये हाई रिस्क फॉर डिफॉरेस्टेशन है उसके आसपास का, सच एज those from Indonesia and Malaysia and various African and Latin American countries, क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चर करेंगे तभी उनके पास खाने के लिए आएगा, यस और नॉट, और एग्रीकल्चर करने के लिए जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तब उनके पास पैसे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन करेंगे, और डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जैसे ही डिफॉरेस्टेशन करके प्रोडक्ट बनाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो उनका कॉस्ट मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट, यूरोपियन मार्केट में आपका बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा महंगा आपका पहले ही टैक्स और ड्यूटी लगा देंगे, और वो आप यदि मान लीजिए 90 रुपये में 1 केजी राइस भेज रहे हैं तो वहाँ पर जाकर 160 रुपये में होगा, फिर इससे आपका लिया नहीं जाएगा, और वहाँ पे जो इंटरनली वहाँ जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ का ले लिया जाएगा, तो आप कंपटीशन में मार खाने लग जाएंगे और आपकी मेहनत बेकार होने ले जाएगी। और इसके पहले ही आपने जिस डेवलपिंग कंट्री में वहाँ पे बर्डन सम एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन की आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन किया, ये सब सर्टिफिकेट, ऐसी चीज़ें भी फिर आपको डेवलपिंग कंट्रीज में करना पड़ जाएगा। दिज रूल्स कैन एक्ट एज अ नॉन टैरिफ बैरियर, एक प्रकार से ये रूल्स तो हैं लेकिन टैरिफ बैरियर के रूप में नहीं काम कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बैरियर है, नॉन टैरिफ बैरियर है, टैरिफ का मतलब टैक्स वगैरह को लेकर है, एंड पोटेंशियली लिमिटिंग मार्केट एक्सेस फॉर दिस नेशंस इन द यूरोपियन यूनियन, और इसके वजह से लोगों का महंगा सामान होगा, यूरोपियन यूनियन में इनके सामान नहीं जाएंगे। क्लियर है, ठीक है, नहीं जाएं तो वहाँ के ही प्रोडक्ट, कई ऐसी चीज़ें होंगी यहाँ नहीं आएंगी, तो तुम लोग अलग हो जाओ, सब अलग हो जाएं, तो इस तरीके से तो वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन नहीं चलेगा। आप ऐसे करोगे तो देन द इंडिया एंड चाइना एंड द अदर नेशन विल टेक द हार्ट्स अपना लेंगे, वो पूरी, उनके पास कोई राइस का प्रोडक्शन नहीं होता है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि भारत के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो वहाँ पर उस पर वो उसका कॉस्ट बढ़ा देंगे, अब लोग खरीदो, मतलब सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन उनके अगेंस्ट। इसीलिए भारत ने, जो सीतारमन है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, इसके अगेंस्ट क्रिटिसाइज किया इन्होंने। लिमिटेड रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल एफर्ट्स,
डेवलपिंग कंट्रीज, और ये डेवलपिंग कंट्रीज देखा जाए तो आज से नहीं 100-150 सालों से कार्बन एमिशन कर करके अपना डेवलपमेंट किया था। आज के डेट में देखा जाए तो जो आज डेवलप है, आज इंडिया, चाइना और कुछ डेवलपिंग कंट्री कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इन्वायरमेंट बोल रहा है कि तुमने अब स्टार्ट किया, वो तो पहले ही कर चुके हैं और अब भी करना चाह रहे हैं। तो लिमिटेड रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल एफर्ट देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज फील दैट द यूरोपियन यूनियंस रेगुलेशन फेल्ड to adequately acknowledge their national initiatives to combat deforestation and promote sustainable land use practices. Countries like India, Brazil, Indonesia, and Ghana have implemented domestic policies and reforestation initiatives, but believe the European Union's rule imposes a one-size-fits-all standard that disregard these efforts. यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज ये फील कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन का जो रेगुलेशन है ये फेल हो रहा है एक प्रकार से एडुकेटली एक्नॉलेज देयर नेशनल इनिशिएटिव्स, जो कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं नेशनल इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन को लेकर पेड़ लगा रहे हैं, रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे डोमेस्टिक लेवल पे फॉरेस्ट और बढ़े, तो वो एडुकेटली इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं देयर नेशनल इनिशिएटिव्स टू कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से जो फाइट कर रहे हैं उसके वजह से सोलार एनर्जी पावर लगा रहे हैं, कोल का कम प्रोड्यूस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो एंड प्रमोट सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस, जहाँ पे कि लैंड को अच्छा बनाए रखा जा सके, तो उसके लिए सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो ऐसे एफर्ट्स को जो इंडिया कर रहा है, ब्राज़ील कर रहा है, इंडोनेशिया कर रहा है, अदर डेवलपिंग कंट्रीज कर रहे हैं, जो ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं और अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज में भी ले आए हैं, रिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं हर जगह। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि एक तो होता है मतलब जहां पे फॉरेस्ट कट चुका है वहां पर आपका फॉरेस्ट लगाना, तो रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बट बिलीव द यूरोपियन यूनियन रूल्स इम्पोजेज अ वन साइज फिट्स फॉर ऑल, मतलब कि एक 5 साल का बच्चा है, मान लीजिए कि एक 5 साल का बच्चा है और एक 25 साल का एडल्ट है, आप उसके जीन्स को उठाकर आप 5 साल के बच्चे के में जीन्स पहना दे रहे हैं, एक ही साइज का सबको फिट करा दे रहे हैं, एक ही नियम बना दे रहे हैं, कौन एफर्ट ले रहा है वो नहीं देख रहे हैं। दिस परसीव्ड लैक ऑफ रिकॉग्निशन अंडरमाइंस देयर सॉवरेनिटी इन रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसके वजह से जो डेवलपिंग नेशन है उनका कहीं ना कहीं उनकी संप्रभुता को लेकर, सोवरेनिटी को लेकर, उनका जो रिसोर्स मैनेजमेंट में हो रहा है वो आप उसको कहीं ना कहीं आप उसको चूसना चाह रहे हैं। मतलब है कि आप माल अपने आप फायदे में लेंगे, आप टैक्स ड्यूटी अपने देश में पहुंचते ही बहुत ज़्यादा लगाकर उससे पैसे कमाएंगे। तो ये एक नया तरीके का कॉलोनियलिज्म आप स्टार्ट कर दिए। देश आज़ादी से पहले कुछ कर रहे थे आप, आज़ादी जब नहीं हुई थी, अब नए तरीके से आप करना चाह रहे हैं। आप ये समझिए कि यूएनएफसीसी ने एक बार कहा था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज ने कहा था, CBDR की बात की थी, कॉमन बट B से बट, D से डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, डिफ्रेंशिएटेड, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि इन्वायरमेंट में जो एमिशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी की है, कॉमन है, लेकिन डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। जैसे यूरोप और यूएसए ने बहुत पहले से डेवलपमेंट किया था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन, वो आज भी है हो रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग। और इंडिया, चाइना उस समय कोई डेवलपमेंट का बात नहीं था, इन्होंने तो अब करना स्टार्ट किया दूसरे डेवलपिंग नेशन, तो उनको कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और यूरोपियन यूनियन को और यूरोप के कंट्रीज को, यूएसए को ज़्यादा। तो ये CBDR, इसीलिए तो क्योटो प्रोटोकॉल भी फेल हो गया इनकी वजह से। कई लोग मान रहे, कई लोग नहीं मान रहे। यस, अब यहाँ पे भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपना इसका फायदा, वहां पर एमिशन को कम नहीं करना चाहता, अपना तो डेवलपमेंट बना के रखो, दूसरा देश डेवलपिंग नेशन, अंडर डेवलप्ड नेशन जाए भाड़ में। अनइक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लाइमेट चेंज, देखा जाए तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम नहीं लेना चाह रहे हैं। डेवलपिंग नेशंस argue that the European Union's deforestation regulations, यूरोपियन यूनियन का जो डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन unfairly place a disproportionate burden on them regarding global environmental challenges like deforestation and climate change। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आज के डेट में ये देश आगे बढ़ रहे हैं और इनके प्रोडक्ट और ये हो रहा है, तो आप इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना डाल देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर
डिसप्रोपोर्शनेट आप बर्डन डाल रहे हैं, जो कि आपके पास ज्यादा होना चाहिए। आपने एमिशन किया है, आप बोलो कि नहीं भैया मैं आपको अलग से, आप फॉरेस्ट लगाओ, मैं आपको पैसा दूंगा। आपने क्योटो प्रोटोकॉल को तो माना ही नहीं, बेवकूफ बना दिया, खत्म हो गया। आप पेरिस एग्रीमेंट को ले आए। इन्वायरमेंट को खराब करने वाले आप हैं। आपका जाके देखिए इन कंट्रियों की कार्बन फुटप्रिंट क्या है, सबसे ज्यादा है। पर पर्सन जो एनर्जी का यूज है सबसे ज्यादा इनका है। तो यहां पर अनइक्वल दिख रहा है और डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन ऑन द डेवलपिंग नेशन के ऊपर ज्यादा है। रिगार्डिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट को बचाना है, चैलेंज है, वो यही डेवलपिंग नेशन करेंगे, अपना डिफॉरेस्टेशन रोक कर, क्लाइमेट चेंज के लिए काम करके, कार्बन एमिशन रोक कर, ये सब यही करेंगे। वो क्या करेंगे फिर? हिस्टोरिकली डेवलप्ड countries have been the primary contributors to global carbon emission। तो जो सबसे पहले तो यही प्राइमरी थे, इन्होंने कार्बन एमिटर्स थे। एंड डिफॉरेस्टेशन थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो सबसे ज्यादा कार्बन का एमिशन किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, डिफॉरेस्टेशन किया सबसे ज्यादा। यहाँ पे जंगलों को जाकर देखिए, यूरोप में जंगल नहीं है। यदा कदा here and there you can be able to get the forest in the what? Europe. However, developing countries often dependent on agriculture for economic development, और जितने डेवलपिंग नेशन कंट्रीज है उस पर डेवलप है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर पर, और एग्रीकल्चर का एरिया तभी पड़ेगा जब वो फॉरेस्ट एरिया कम करके करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज का दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज हैं। आर प्रेशर्ड टू कंप्लाई विद द स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स दैट कुड इम्पीड देयर ग्रोथ। इस जो सीबीएम के जो स्ट्रिक्ट रूल हैं जिसके वजह से वहाँ पर कार्बन प्राइस लगाया जाएगा, इससे उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा और वो कंपटीशन मार्केट से निकल जाएंगे। ये व्यूइंग दिस एज एन अ फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल डबल स्टैंडर्ड बाय द यूरोपियन यूनियन। तो ये डबल स्टैंडर्ड यूरोपियन यूनियन कर रहे हैं। इसीलिए सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको क्रिटिसाइज किया। शायद आपको अब क्लियर हो गया हो। इसके मेन पॉइंट्स याद कर लें और उसके ऊपर ये सब जितने भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सब मेंस में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।